वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीवी कैंपस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमने लास्ट टाइम पे पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में वो था घन कोण। तो घन कोण के बारे में थोड़ा सा डिस्कस और करना है, जिसके बारे में हम एक स्पेशल केस है वो और समझने की कोशिश करते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने आपको जो बताया था वो ये बताया था कि अगर आप किसी भी गोलीय पृष्ठ के ऊपर अगर आप कोई भी एक एंगल बनाते हो या उसके द्वारा किसी भी केंद्र पर एक जो एंगल बनता है उसे हम घनकोण कहते हैं। तो आपने यही पढ़ा था कि किसी भी गोलीय पृष्ठ के द्वारा उसके केंद्र पर जो एक कोण बनता है उसे घनकोण कहते हैं। उस घनकोण की जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला बनता है वो आता है एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। तो डी ओमेगा इक्वल्स टू आया था डी अपॉन आर स्क्वायर। और फिर मैंने आपको बोला था कि अगर आप उस गोलीय संपूर्ण पृष्ठ के लिए घनकोण की वैल्यू निकालना चाहते हो तो आप क्या करते हो, समेशन करते हो, क्योंकि हमने उस गोलीय पृष्ठ के छोटे छोटे अवयव बना दिए थे जिसमें कि प्रत्येक का एरिया या हम कह सकते हैं प्रत्येक का क्षेत्रफल जो था वो डीए था। अभी मैंने क्या किया, उन सभी अवयवों को जोड़ दिया जिससे कि एक संपूर्ण पृष्ठ बनेगा। उस संपूर्ण पृष्ठ के लिए अगर मैं बात करूँ टोटल एरिया की तो गोलीय पृष्ठ का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा 4 पाई। तो आपके पास टोटल घनकोण आया था 4 पाई। अब इसमें एक स्पेशल केस है जिसकी हम डिस्कशन करने वाले हैं, वो ये कि अगर मेरे पास जो यहाँ पर सरफेस है गोलीय पृष्ठ है अगर वो किसी एक एंगल पर झुका हो, ठीक है, हमने अभी तक किसी एंगल को इंट्रोड्यूस नहीं किया था लास्ट वीडियो में, ठीक है। तो एक स्पेशल केस ये था कि यहाँ पे अगर वो एक एंगल पर झुका हो, काइंड ऑफ कुछ इस तरह से, मान लो कि मेरे पास एक गोलीय पृष्ठ है कुछ इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। इसके द्वारा इसके केंद्र पर एक क्या बनेगा, सॉलिड एंगल या फिर हम कह सकते हैं घनकोण कुछ इस तरह से। मैंने क्या किया, इसके सेंटर को इस केंद्र से जोड़ दिया और इसी के दिशा में मैंने मान लिया कि ये आर दूरी पर है, मतलब ये आर दूरी पर है और ये हो गया इसका केंद्र ओ। यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो क्या कहलाएगा, घनकोण, दैट इज ओमेगा। अब मैं बोल रहा हूँ कि इसका अपना जो क्षेत्रफलीय सदिश वेक्टर होगा या क्षेत्रफलीय सदिश की दिशा होगी वो कुछ एक एंगल पर है इसके एकांक सदिश से। एकांक सदिश हमेशा उस दिशा में होता है जहां पे हम घन कोण के केंद्र और गोलीय पृष्ठ के केंद्र को आपस में जोड़ते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया कि मेरा जो घनकोण जिस बिंदु O पर बन रहा था उसी बिंदु O से इस गोलीय पृष्ठ के सेंटर को आपस में जोड़ा और उसी दिशा में आगे बढ़ाने पर मुझे मिल गया एक एकांक सदिश n कैप। और जबकि इस गोलीय पृष्ठ का अपना एक क्षेत्रफल सदिश होगा, उस क्षेत्रफल सदिश को मैंने बोला कि वो एकांक सदिश के साथ कोई एक एंगल थीटा बना रहा होगा जिसको मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। प्रीवियस वीडियो में जो हमने केस पढ़ा था उसमें यह था कि मेरे पास क्षेत्रफलीय सदिश और एकांक सदिश एक ही दिशा में थे जिसकी वजह से आ रहा था डी ए वेक्टर इक्वल्स टू डी ए एन कैप, ठीक है। हमने जो प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था वो ये था डी ए वेक्टर बराबर होगा डी ए एन कैप। तो ये लास्ट वीडियो में पढ़ा था जिसके अकॉर्डिंग ये था कि किसी भी क्षेत्रफलीय सदिश की अगर बात की जाए तो उसमें एक एकांक सदिश होता है और उसका परिमाण होता है। एकांक सदिश हमेशा हमें ये बताता है कि क्षेत्रफलीय सदिश की दिशा क्या होगी। ये अगर एक ही डायरेक्शन में है तो दोनों एक साथ आ रहेंगे। अभी मैंने क्या कर दिया, इन दोनों को एक दूसरे से थीटा एंगल पर सेपरेट। तो अब मुझे एक ही दिशा में लाना है तो मैं क्या करूंगा, इस डीए वेक्टर के कंपोनेंट को एन कैप की दिशा में ब्रेक कर दूंगा जैसे हम घटक करते हैं ना। तो अगर मैं डीए वेक्टर का घटक निकालूंगा तो एक आएगा एन कैप की दिशा में और एक एन कैप की दिशा के परपेंडिकुलर, ठीक है। जब मैं इस की दिशा में ब्रेक करूंगा तो कुछ ये आएगा डीए कॉस थीटा, है ना, डीए कॉस थीटा आ जाएगा, बात समझ आ गई। अब डीए कॉस थीटा जो मेरे पास आया है वो किसकी दिशा में आया, वो आया मेरे पास एन कैप की दिशा में। अब एक बात समझने की कोशिश करो, ये सरफेस है, मैंने इसको ब्रेक किया एन कैप की दिशा में, मतलब मैंने इसको नीचे से ऊपर ले गया। तो थोड़ा अज्यूम ये करो कि जब मैं डीए कैप को ऊपर लेके जा रहा हूं जो इस क्षेत्रफलीय सदिश के लंबवत था, ये डीए कैप जो डीए वेक्टर है ना ये इस क्षेत्रफलीय सदिश के अभिलंबवत है। अगर मैं इसको ऊपर शिफ्ट कर रहा हूं तो ये नीचे शिफ्ट हो रहा है कुछ इस तरह से। ये देखो अभी जो मैंने इसको ऊपर शिफ्ट किया तो ये सरफेस नीचे की साइड झुक रहा होगा, ये ऊपर जा रहा होगा,
ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा और ये नीचे झुक जाएगा। कितना झुकेगा? जितना एंगल यहां पे बना हुआ है, मतलब कि ये कितना एंगल झुक गया? थीटा एंगल। ठीक है, तो अभी जब मैं बात करूंगा ना कि हमें निकालना है घनकोण, तो घनकोण हम इस सरफेस के लिए नहीं निकालेंगे, हम निकालेंगे इस सरफेस के लिए, क्योंकि हमने थीटा एंगल पर उसे क्या कर दिया है? ब्रेक कर दिया है हमने, थीटा एंगल पर उसे ऊपर शिफ्ट कर दिया है। अब इसका एरिया कितना हो गया? इसका एरिया हो गया डी ए कॉस थीटा, क्योंकि डी ए तो किसका था? इसका था, लेकिन थीटा एंगल पर इसके घटक लेने पर उसका एरिया कितना हो गया? डी ए कॉस थीटा। तो ये डी ए कॉस थीटा मालूम है एरिया है किसका है? कि जब मैंने इस सरफेस को थीटा एंगल पर ब्रेक किया तो वो नीचे चला गया, तब इसका एरिया हो गया डी ए कॉस थीटा। यहां पे थीटा की आप कुछ भी वैल्यू रखो, ठीक है, थीटा की कुछ ही वैल्यू रखोगे तो यहां पर ये क्या कर देगा? इसको थोड़ा सा कम कर देगा, क्योंकि थीटा की मैक्सिमम वैल्यू अगर देखूं तो 0 पर मिलती है। अब ये 0 तो नहीं है, ये कोई ना कोई एक एंगल तो होगा, तो इसका मतलब क्या है? ये डी ए की वैल्यू में थोड़ा सा कमी ला देगा। अब होगा क्या? अब मुझे निकालना है घनकोण, तो जो घनकोण पहले इसकी वजह से बन रहा था, अभी वो किसकी वजह से बन रहा होगा? इसकी वजह से बन रहा होगा। देखो सरफेस तो उसी लाइन में ही है, लाइन तो चेंज हुई नहीं है, तो इसके द्वारा जो एरिया कवर हो रहा होगा वो ले लिया जाएगा। पहले इसके द्वारा हो रहा था तो वो ले रहे थे, अब इसके द्वारा हो रहा होगा तो हम वो ले लेंगे। तो यहां पे ओमेगा बराबर क्या आएगा? डी ए कॉस थीटा एरिया बटे रेडियस का स्क्वायर। हो गया फॉर्मूला तैयार। बस ये क्या हो गया? डी ओमेगा, क्योंकि हमारे पास एक अवयव की वजह से आ रहा है तो अवयव की वजह से आ गया। ठीक है, तो फॉर्मूला तैयार हो गया कि अगर किसी अवयव पर अगर मैं बोलूं कि एरिया वेक्टर और एकांक सदिश, यानी कि एकांक सदिश और क्षेत्रफलीय सदिश एक दूसरे से थीटा एंगल पर झुके हुए हों, तब उसका घनकोण का फॉर्मूला ये बनता है। ये चीज समझ में आनी चाहिए। ये एक स्पेशल केस था जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको नहीं बताया था, जो मैंने यहाँ पे आपको इंक्लूड कर दिया है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि अगर क्षेत्रफलीय सदिश एकांक सदिश से थीटा एंगल पर झुका हो तब उसका घनकोण का फॉर्मूला आ रहा था ये। पहले एरिया आ रहा था सिर्फ डी ए, अभी थीटा एंगल पर जब ब्रेक करोगे तो क्या रहेगा? इसका यहां पर आ गया कॉस थीटा, तो कॉस थीटा एरिया में इंक्लूड हो रहा था। बस ये ध्यान रखोगे आप लोग, समझ आ गया होगा आई होप सो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं, ये है क्या? देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी सरफेस पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने में हेल्प करता है। या फिर मैं ये कह सकता हूं कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्याओं की माप जिसके द्वारा की जाती है उसे वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन एक बार और बता देता हूं क्या थी। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप होता है। ठीक है, यानी कि सेंस ये हुआ कि मान लो मेरे पास एक वर्ग है, इसमें से जितनी ज्यादा वैद्युत बल रेखाएं पास होंगी उतना ज्यादा फ्लक्स होगा, और जितनी कम होंगी पास उतना कम वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा। तो डेफिनेशन क्या हुई? डेफिनेशन ये हुई कि किसी भी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप क्या कहलाता है? वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, बात समझ आ गई? जितनी ज्यादा वैद्युत बल रेखाएं पास हो रही होंगी उसका वैद्युत फ्लक्स उतना ज्यादा होगा। जितनी वैद्युत फ्लक्स को अगर आप ज्यादा चाहिए, वैद्युत बल रेखाओं को ज्यादा से ज्यादा पास करो, कम पास होंगी तो वैद्युत फ्लक्स भी कम हो जाएगा। सेंस सिंपल सा बस ये है। बात समझ आ गई? अब इसको ड्राइव करना है, इसका फॉर्मूला क्या होता है वो हमें ड्राइव करना है। तो अच्छा, वैद्युत फ्लक्स को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो क्या रहता है? फाई ई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो फाई ई के द्वारा इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखो इसका डेरिवेशन है क्या? मैंने मान लिया कि मेरे पास कोई एक काल्पनिक पृष्ठ है। अच्छा, काल्पनिक पृष्ठ की कभी कोई रेगुलर शेप नहीं ली जाती है, आप कोई भी इरेगुलर शेप ले सकते हो, जितना भी चाहो उतना इरेगुलर कर सकते हो। तो मैंने ले लिया कोई एक इरेगुलर शेप है। अब इसमें या तो आप अंदर मान लो कि मेरे पास कोई एक चार्ज रखा होगा जिससे बहुत सारी वैद्युत बल रेखाएं पास हो रही होंगी, या मान सकते हो कि आपके पास बाहर कोई चार्ज रखा है उसकी वजह से वैद्युत बल रेखाएं होंगी कुछ इस तरह से।
ठीक है, तो आप ये मान सकते हो कि आपके पास या तो चार्ज किसी भी पृष्ठ के अंदर रखा होगा जिससे कि वैद्युत बल रेखाएं निकल रही होंगी, या वो चार्ज बाहर भी हो सकता है जिससे वैद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ को भेदती हुई बाहर निकल रही होंगी, जिसके किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके बराबर होगी, ई। मैंने मान लिया कि एक चार्ज के द्वारा वैद्युत बल रेखाएं क्रिएट हो रही होंगी जो कि उस काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजर रही होंगी, और उस काल्पनिक पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है। अब इसके द्वारा मुझे क्या पता करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब यह होता है कि जितना ज्यादा पृष्ठ का एरिया, उतनी ज्यादा वैद्युत बल रेखाएं पास हो रही होंगी, उतना ज्यादा फ्लक्स होगा। मैंने अभी डेफिनेशन बताई ना कि किसी भी काल्पनिक पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाओं की पास होने वाली संख्या की माप को क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स। तो अब यहां पे हम जो बात कर रहे हैं ना फाई की मुझे कैलकुलेशन करनी है, तो इसके लिए मैंने कर लिया कि यहां पे एक स्मॉल एलिमेंट मान लिया जिसका एरिया होगा डी ए। मैंने मान लिया कि स्मॉल एलिमेंट होगा ये, ठीक है। एक स्मॉल एलिमेंट का मतलब हो गया सूक्ष्म अवयव मान लिया जिसका एरिया कितना है, डी ए। इसका अपना एक एरिया वेक्टर होगा जो इसके अभिलंबवत होगा, समथिंग लाइक यहां पर है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके अभिलंबवत होगी जो एक एंगल पर होगी, या फिर इसी की डायरेक्शन में हो सकती है। दोनों केस पॉसिबल हैं। तो पहले मैंने मान लिया कि काल्पनिक पृष्ठ के सूक्ष्म अवयव का जो एरिया वेक्टर होगा उसी की दिशा में क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जब दोनों एक ही दिशा में होंगे तो फॉर्मूला बनेगा डी फाई ई इक्वल्स टू ई डी ए, ठीक है। अगर दोनों एक ही दिशा में है तो फॉर्मूला हो गया ये। अगर मैं बोलूं कि यहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और एरिया वेक्टर, देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और एरिया वेक्टर एक दूसरे से थीटा एंगल पर हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे से थीटा एंगल पर हैं, तो आप क्या करोगे, डीए को ई के अबाउट ब्रेक कर दोगे, तो इसका कंपोनेंट कितना आएगा, डीए कॉस थीटा, ठीक है। तो यहां पे आप जब एरिया वेक्टर का थीटा के अबाउट घटक बनाओगे तो वो आएगा डीए कॉस थीटा, जो किसकी दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में। तब डी फाई ई बराबर होगा ई डीए कॉस थीटा। पहले एक ही दिशा में थे, ये एक ही दिशा में है तो आ गया ई डीए, लेकिन अगर वो थीटा एंगल पर बना हो तो आ जाएगा ई डीए कॉस थीटा। तो ये आ गया जब किसी एक एंगल पर हो, तो ये किसके लिए आया है, सूक्ष्म अवयव के लिए, ना कि पूरे पृष्ठ के लिए। ये बहुत ही छोटे एलिमेंट की वजह से। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मुझे पूरे संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा निकालना है, तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालने के यहाँ पे दो तरीके हैं। अगर मैं मान के चलूं कि मेरे पास जो काल्पनिक पृष्ठ है उस काल्पनिक पृष्ठ के मैंने सूक्ष्म अवयव लेकिन एक फाइनाइट साइज के ले रखे हैं, तो यहां पे हम करेंगे उसका समेशन। तो आएगा समेशन डी फाई ई इक्वल्स टू समेशन डी ए ई कॉस थीटा। समेशन लगाते हैं तब जब हमारे पास कैसा हो, फाइनाइट सूक्ष्म कण हो। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास जो सूक्ष्म अवयव थे ये बहुत ही छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, टेंस टू जीरो हैं, ठीक है। अगर बहुत छोटे हों टेंस टू जीरो, तब इनको हम समेशन नहीं करते, तब हम इनका करते हैं इंटीग्रेशन, यानी कि इस फॉर्मूले का आप क्या कर दोगे, समाकलन कर दो। समाकलन करोगे तो समाकलन करने पे क्या मिलेगा, फाई ई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा। अच्छा, इंटीग्रेशन देखोगे तो यहां पे इंटीग्रेशन ऑपरेटर क्या है, डी ए, यानी कि ये हो गया सरफेस इंटीग्रेशन। और सरफेस इंटीग्रेशन का मतलब होता है पृष्ठ समाकलन, और आपको पता है पृष्ठ समाकलन हमेशा एस के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो आप यहां पे इसका पृष्ठ समाकलन कर दो, तो देखो अगर देखोगे ऑपरेटर क्या है, एरिया, तो सिर्फ हम इसमें किसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, एरिया का। लेकिन क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एरिया के फंक्शन में आती है, तो नहीं आती, इसको बाहर ले सकते हैं। कहीं ना कहीं ई एरिया के रेस्पेक्ट में क्या हो गया, कांस्टेंट, तो ये बाहर निकाला जा सकता है। कॉस थीटा तो एरिया से इंडिपेंडेंट है, तो ये भी कांस्टेंट मान के बाहर निकाल सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से लिखा रहेगा, फिर देखो लिखने का तरीका हो जाएगा फाई ई इंटीग्रेशन, हम इंटीग्रेशन तो अभी चलो लिख लेता हूं एक बार और,
तो मैंने बोला कि यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कांस्टेंट हो रहेगा और कॉस थीटा भी कांस्टेंट हो रहेगा। क्या बचेगा? सिर्फ डी ए। और एरिया का इंटीग्रेशन करोगे, सरफेस इंटीग्रेशन का मतलब होता है डबल इंटीग्रेशन, तो एरिया बाहर आ रहेगा। तो आपको वैसे पता ना, अगर इंटीग्रेशन dx लिखा है तो उसका इंटीग्रेशन क्या आता है? x। अगर कहीं पे इंटीग्रेशन dx लिखा है तो उसका इंटीग्रेशन x आता है। यहां पे इंटीग्रेशन dA लिखा है तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? a। तो ये आ रहेगा EA cos थीटा। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। और इसको अगर आप लिखना चाहो वेक्टर फॉर्म में तो ये लिखा रहेगा फाई ई इक्वल्स टू ई डॉट ए। आपको मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, अगर cos थीटा लिखा हो तो हमेशा उसका मतलब क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट। अब देखो डॉट है, इसको हम क्या बोलेंगे? अदिश गुणन। तो ये एक ऐसी राशि हो गई, ये एक अदिश राशि हो गई। ठीक है, अदिश गुणन की वजह से ये मानी जाएगी एक अदिश राशि। अच्छा, इसका अगर मात्रक देखूं तो मात्रक क्या आएगा? इसका मात्रक हो गया, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम, और एरिया का क्या आएगा? मीटर स्क्वायर। तो मात्रक क्या बनता है? मात्रक बनेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और इसकी अगर बेमा निकालनी हो तो बेमा भी निकाल सकते हो। बेमा क्या आएगी? न्यूटन की होती है mL/t-2, मीटर स्क्वायर की आएगी L2, और चार्ज की होती है AT। आप पहले चैप्टर में ये चीज पढ़ चुके हो, तो आप इसको ऊपर लेके रहोगे तो क्या आएगा? ML, एक यहां पर है, दो यहां पर है, तो कितनी आ गई? 3। T ऊपर जाएगा तो -3 और A -1। यह आ गया वैद्युत फ्लक्स का बेमा, और ये हो गई इसकी मात्रक। अब देखो जो फॉर्मूला हमने बनाया ना, फाई इक्वल्स टू EA cos थीटा, इस फॉर्मूले के बेसिस पर कुछ स्पेशल केसेस हैं। तो वो कैसे बनते हैं वो देखो। अगर मैं मान लूं पहले केस में कि पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा है, ठीक है, लंबवत रखा हो, मान लेते हैं पहला केस ये है, तो इसका मतलब क्या है? पृष्ठ ये है, ठीक है, इसका जो एरिया पृष्ठ जो है वो किसके लंबवत है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लंबवत। यानी वैद्युत क्षेत्र कहां जा रहा होगा? कुछ इस तरह से जा रहा होगा वैद्युत क्षेत्र, और ये इसके क्या होगा? लंबवत। मतलब कि पृष्ठ हो गया ये पेज, और वैद्युत क्षेत्र कैसा होगा? ऊपर। बात समझ आ गई? अगर मैं इस पृष्ठ को क्या मान लूं, मैं ये पृष्ठ को मान लेता हूं वैद्युत, ये काम कर रहा होगा एक पृष्ठ का, और वैद्युत क्षेत्र कैसा होगा? इसके लंबवत। अच्छा, इस पृष्ठ का क्षेत्रफलीय सदिश हमेशा मैंने आपको बताया था कहां माना रहेगा? आप पिछली वीडियो में देख सकते हो, जिसमें ये बताया था मैंने कि किसी भी पृष्ठ का क्षेत्रफलीय सदिश हमेशा उसकी अभिलंबवत दिशा में होता है। इसी दिशा में क्या है? एरिया। इसी दिशा में क्या है? वैद्युत क्षेत्र। दोनों एक ही दिशा में नहीं आगे, मतलब कि एरिया वेक्टर भी इसी दिशा में होगा और वैद्युत क्षेत्र भी इसी दिशा में होगा। रीजन क्या है? क्योंकि पृष्ठ तो लंबवत है किसके? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के। पृष्ठ तो ये हो गया, ठीक है, इसके लंबवत वैद्युत क्षेत्र, लेकिन वैद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या होगा? एरिया भी। तो दोनों एक ही दिशा में आ गए। इनके बीच का एंगल कितना हो गया इस केस में? वो हो गया 0 डिग्री। तो आप ध्यान रखोगे कि जब पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लंबवत रखा हो तो एंगल बनता है 0, क्योंकि एरिया वेक्टर से एंगल लिया जाता है। देखो मैंने प्रीवियस टॉपिक में यही बताया था कि हम जो एंगल लेते हैं वो हमेशा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और एरिया के बीच का लेते हैं, एरिया वेक्टर के बीच का। अब यहां पर क्या हो रहा है? एरिया वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक ही दिशा में है, तो एंगल क्या हो गया? 0। पुट कर दो उस इक्वेशन में, तो फाई बराबर क्या आएगा? EA cos 0 डिग्री। cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 आ गया। सेकंड केस, सेकंड केस में यह हो सकता है कि जब पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समांतर हो। अभी समांतर हो सकता है, समांतर का मतलब क्या होगा कि पृष्ठ तो ये हो गया, ठीक है, अब इस पृष्ठ के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? समांतर। यानी कि पृष्ठ के समांतर कुछ इस तरह से, देखो पृष्ठ भी ये पृष्ठ हो गया, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ इस तरह से होगी, है या नहीं समांतर? तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की रेखा तो ये हो गई और पृष्ठ ये हो गया, लेकिन एरिया कहां होगा? इसके परपेंडिकुलर, मतलब कि ऊपर की साइड। तो एरिया हो गया इसके ऊपर, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता रेखा कहां हो गई? ऐसे। तो इनके बीच में कितना एंगल बन रहा है? देखो एरिया पेन की दिशा में हो गया, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हो गई, इनके बीच का एंगल हो गया 90 डिग्री। ठीक है, बात समझ आ गई? तो एरिया वेक्टर होगा कुछ इस दिशा में,
और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई ऊपर की दिशा में, तो इनके बीच का एंगल बन गया 90 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना आ गया 90, तो फाई बराबर हो गया ई ए कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो फ्लक्स कितना हो गया 0। तो इसका मतलब हो गया कि अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समांतर पृष्ठ को रखा रहे तो हमेशा फ्लक्स की वैल्यू जो उस पृष्ठ से बद्ध होगा उसकी वैल्यू क्या होगी 0। इसका मतलब हुआ कि अगर पृष्ठ को वैद्युत क्षेत्र की रेखाओं के समांतर रखा जाता है तो कभी भी पृष्ठ से कोई भी वैद्युत फ्लक्स बद्ध नहीं होगा। लेकिन अगर आपने लंबवत रखा है तो वो संपूर्ण बद्ध हो सकता है या मैक्सिमम बद्ध हो सकता है, यानी कि अधिकतम बद्ध होगा इस केस में ये। ठीक है, तो यही थ्योरम है जो आपको समझाती है कि वैद्युत फ्लक्स तभी मैक्सिमम हो सकता है जब पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हो, और समांतर रखने पर कभी भी कुछ भी लिंक नहीं होता। रीजन क्या है, देखो ये पृष्ठ है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्र रेखा पार हो सकती है बिना इसको बद्ध हुए, नॉर्मल निकल जाएगी। ठीक है, इस पृष्ठ से कभी बद्ध नहीं होगी। लेकिन अगर पृष्ठ को कैसे रखा रहे, कुछ इस तरह से रखा रहे, तो ये अब बद्ध हो जाएगी, रुक जाएगी। देखो रुक गई, तो ये सेंस है इसका। बात समझ आ गई? और कोई भी चीज़ समझ ना आया हो आप मुझे कमेंट करके बताएं, और फ्रिक्वेंटली पूछ लें, कोई दिक्कत नहीं है, आप दोबारा पूछ सकते हो। ठीक है, यहाँ तक का आप पूरा पढ़ें और कोई डाउट है मुझसे पूछें। ठीक है, आगे की वीडियो कल बनाते हैं इसके बाद।